ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कल के लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में देखा था। उसमें लीवर, उसके बाद पैंक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड, तीनों ग्लैंड्स, उनके सिक्रेशंस और रोल के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे बेटा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। सो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो अब ये डाइजेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म, बराबर है। सो डाइजेशन जो प्रोसेस है, इसकी पूरी मैकेनिज्म आज मैं बताऊंगा आपको। सो डाइजेशन, we can say that it is the mechanical and chemical process। देखो बेटा, क्या कहा मैंने उसको? इट्स अ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। क्योंकि देखो बेटा, डाइजेशन में मैकेनिकल कौन से इवेंट को कहेंगे अपन? जब अपन फूड ईट करते हैं तो फूड की चीविंग एक्शन होगी टीथ के साथ, तो वो भी एक मैकेनिकल एक्शन होगी बेटा। दूसरा, जब फूड स्टमक में जाता है तो HCl के साथ उसकी चर्निंग होगी, वो भी एक मैकेनिकल इवेंट आ गया। और दूसरा ये है कि ये डाइजेशन प्रोसेस एंजाइम्स के थ्रू कंट्रोल होती है। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, मींस देयर आर द केमिकल्स। तो ये एक इवेंट वहां पे है। तो डाइजेशन का सिंपल मीनिंग क्या है? डाइजेशन में क्या होगा बेटा? डाइजेशन इज एन एंजाइमेटिक प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है बेटा, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जो कॉम्प्लेक्स होने के कारण सेल में डिफ्यूज नहीं हो सकता, मतलब नॉन डिफ्यूजिबल जो फूड है, उसका कन्वर्जन सिंपल फॉर्म में होगा। और सिंपल फॉर्म में फूड कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वो फूड क्या हो जाएगा बेटा? इट विल बिकम डिफ्यूजिबल। डिफ्यूजिबल है, इसका मतलब वो फूड अब बॉडी टिश्यूज एब्जॉर्ब कर सकती है, मतलब वो एब्जॉर्बेबल हो गया। और एब्जॉर्बेबल होने के बाद वही जो फूड है ना, एब्जॉर्बेबल जो फूड है, वो बॉडी टिश्यूज उसको यूज करेगी और फर्दर उस बॉडी टिश्यू की वहां पे ग्रोथ होगी या एनर्जी प्रोड्यूस। ये डाइजेशन का पूरा इवेंट है। अब जो भी फूड हम ईट करते हैं, जब वो फूड एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू पास होगा तो उसमें क्या इवेंट क्या होगा बेटा? कहां पे कौन से चेंजेस होंगे? ये पूरा पार्ट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। चलो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। उसमें भी डाइजेशन का जो पूरा इवेंट है, पहला वाला अभी अपन डिस्कस कर रहे बेटा माउथ में है। सो डाइजेशन इन माउथ। माउथ में क्या होगा? सो माउथ में जो इवेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उस फूड के अंदर 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स पॉसिबल है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स, बराबर है। इनसे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये 3 मेन एनर्जी के सोर्सेस है। उसमें से माउथ में सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होगा बेटा। स्टार्च विच इज वन ऑफ द पॉलीसैकेराइड, मतलब वो क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। तो रिएक्शन क्या होगी? देखो, जो स्टार्च है, जिसको हम सिंपली कहते हैं बेटा पॉलीसैकेराइड, ओके, स्टार्च विच इज एन पॉलीसैकेराइड गेट कन्वर्टेड इनटू, तो स्टार्च का कन्वर्जन किसमें होगा? स्टार्च गेट कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। सो स्टार्च का कन्वर्जन माल्टोज में हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? व्हाट इज द माल्टोज? दिस माल्टोज इज एन
डाइसैकेराइड, ठीक है बेटा। अब देखो स्टार्च क्या था, पॉलीसैकेराइड था। पॉली का मीनिंग होता है मेनी, तो इसमें बहुत सारी जो शुगर से वो एक दूसरे को ऐसे लिंक रहेगी बेटा, और उसका कन्वर्जन डाइसैकेराइड में होता है। डाई मींस टू, दो दो शुगर्स के फ्रेगमेंट्स वहां पे बन गए बेटा, ये देखो, है ना, तो ये डाइसैकेराइड। तो अभी स्टार्च पॉलीसैकेराइड का कन्वर्जन माल्टोज डाइसैकेराइड में हुआ। इस डाइजेशन को आप लोग क्या कहो बेटा, ये कंप्लीट डाइजेशन होगा या पार्शियल डाइजेशन, बताओ। इस डाइजेशन को क्या कहोगे आप लोग, कंप्लीट या फिर पार्शियल डाइजेशन, बोलो। पार्शियल डाइजेशन। ये पार्शियल डाइजेशन, क्योंकि अगर यहाँ पे डायरेक्टली मोनोसैकेराइड मतलब अगर ग्लूकोज बन जाता है तो उसको अपन डायरेक्ट क्या कहेंगे बेटा, कंप्लीट डाइजेशन। अब जितना भी फूड हम कंज्यूम करते हैं उसमें से 30% जो स्टार्च है, 30% स्टार्च, तो और स्टार्च क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है। तो 30% स्टार्च का डाइजेशन माउथ में होगा, और रिमेनिंग जो 70% है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, वो तो बाद में देखेंगे अपन। अब इसके बाद ये जो फूड है, नाउ फूड बिकम्स पेस्ट। अब वो जो फूड है जो स्टार्च का कन्वर्जन जिसमें अभी माल्टोज में हो चुका है, मतलब सलाइवा के साथ उसकी एक्शन हो चुकी है, तो अब वो जो फूड है वो पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी पेस्ट फॉर्म ऑफ फूड को कहा जाता है बेटा बोलस। देखो क्या नाम दिया उसको मैंने, बोलस, पेस्ट फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। अब यही पेस्ट फॉर्म ऑफ फूड जो है बोलस, ये आगे जाएगा बेटा पेरिस्टालसिस के थ्रू फेरिंग्स में जाएगा, और फेरिंग्स से ये जाएगा किधर, एसोफेगस के अंदर जाएगा, और फिर एसोफेगस में जाने के बाद फर्दर वहां पे मतलब एसोफेगस में और डाइजेशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ, एसोफेगस से वो किधर जाएगा बेटा, स्टमक में, और स्टमक में डाइजेशन होगा। एसोफेगस और फेरिंग्स में किसी तरह के एंजाइम्स का सिक्रेशन नहीं होता, तो वहां पे डाइजेशन नहीं होगा बेटा। तो मतलब अब डायरेक्टली डाइजेशन कहाँ पे होगा, स्टमक में, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन माउथ में होगी, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन हुआ। आगे अब फूड चला गया स्टमक में, तो स्टमक में क्या होगा, so that is the digestion in stomach। स्टमक में डाइजेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए दैट इज एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच तो आपको पता है बेटा 1 से लेकर 6.9 तक अगर है तो वो एसिडिक पीएच है। तो ये एसिडिक पीएच वहां पे कौन क्रिएट करेगा, HCl। सो दो रिएक्शंस यहाँ पे होती है। सबसे पहले तो स्टमक में एक एंजाइम होता है बेटा, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजेन। किसी भी एंजाइम के लास्ट में सफिक्स अगर GN आ जाता है तो समझ लेना कि वो एंजाइम वहां पे इनएक्टिव फॉर्म में है। फर्स्ट स्लाइड चाहिए कि भाई ये फर्स्ट स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आप एक काम क्या करो बेटा, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख सकते हो, ठीक है। आगे पेप्सिनोजेन, ये जो पेप्सिनोजेन है, इस पेप्सिनोजेन का कन्वर्जन किस में होगा, पेप्सिनोजेन का कन्वर्जन होगा पेप्सिन में। व्हाट इज द पेप्सिन, पेप्सिन इज द एक्टिव एंजाइम। पेप्सिन क्या बेटा, एक एक्टिव एंजाइम है। सो पेप्सिनोजेन का कन्वर्जन पेप्सिन में किसने किया, HCl। और ये HCl की एक्शन जब होती है बेटा तो वहां पे pH होता है 1.8, है ना, मतलब हाईली एसिडिक कंडीशन वहां पे होती है। अब पेप्सिन तो एक्टिवेट हो गया, फिर ये पेप्सिन क्या करेगा बेटा, अपने बॉडी में जो फूड हमने इनटेक किया उस फूड में जो भी प्रोटीन्स है ना, व्हाट आर द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ पॉलीपेप्टाइड्स। पॉली मीन्स मेनी पेप्टाइड्स, मतलब प्रोटीन्स का जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है बेटा अमीनो एसिड्स,
और प्रोटीन्स के अंदर ऐसे हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन होती है। तो ये प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन का कन्वर्जन किसमें हुआ, देखो, प्रोटीन्स गेट कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज। तो पेप्टोन्स और प्रोटियोज ये क्या है बेटा, दोनों बोथ आर द शॉर्ट पेप्टाइड्स। दोनों क्या है बेटा, दोनों शॉर्ट पेप्टाइड्स है। तो शॉर्ट पेप्टाइड से मतलब मान लो ये जो पॉलीपेप्टाइड है, इसमें हर एक अमीनो एसिड में थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स थे प्रोटीन में, अब वो हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स के फ्रैगमेंट बन गए। मतलब जो लॉन्ग चेन थी वो शॉर्ट चेन हो गई, ठीक है। और ये एक्शन किसने की बेटा, ये एक्शन करेगा एंजाइम पेप्सिन। इसका मतलब स्टमक में सिर्फ और सिर्फ किसका डाइजेशन होता है बेटा, प्रोटीन्स का डाइजेशन होगा, बराबर है। ये अडल्ट की कंडीशन की रिएक्शन मैंने दिखाई यहाँ पे। लेकिन स्टमक में, ओके, इसी स्टमक के अंदर अगर वो इन्फेंट में है, इन्फेंट मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी जो होती है बेटा, जो मदर के मिल्क के फीड करती है ना, तो उसमें एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है रेनिन। आगे एक्सक्रीशन चैप्टर में एक एंजाइम आएगा बेटा, रेनिन रहेगा, वो RENIN। इधर क्या है बेटा, रेनिन है, RENNIN। हाँ, तो ये रेनिन क्या करेगा, ये मिल्क के प्रोटीन का डाइजेशन करता है बेटा। मिल्क प्रोटीन जिसको अपन कहते हैं केसिन, है ना। सो ये न्यूबॉर्न क्या करेगा, जो मिल्क प्रोटीन है केसिन, व्हाट इज द केसिन, केसिन इज वन ऑफ द मिल्क प्रोटीन। दिस केसिन गेट कन्वर्टेड इनटू, इस केसिन का कन्वर्जन किस में हो गया बेटा, दैट इज द पैरा केसिन, मतलब उसमें वो कर्ड बन जाती है। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन करेगा बेटा, ये रिएक्शन करेगा रेनिन। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट के अंदर होगा, अडल्ट में नहीं। अडल्ट में सिर्फ वो पेप्सिन रहेगा। तो ये रिएक्शन जो हुई बेटा स्टमक में, अब ये रिएक्शन होने के बाद जो फूड है, दैट फूड बिकम्स सेमी सॉलिड। तो फूड जो है बेटा वो सेमी सॉलिड बन जाता है, और उसी सेमी सॉलिड फूड को कहा जाता है चाइम। क्या नाम दिया बेटा मैंने, चाइम। सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड चाइम। ठीक, ये हो गई उसकी एक्शन। अब स्टमक का डाइजेशन क्या हुआ, समझ में आ गया सबको। बोलो फटाफट। फर्स्ट स्लाइड कौन सी ओपन करूं यार, अभी फर्स्ट स्लाइड तो यही थी। चलो आगे। पॉइंट नोट कर सकते हो बेटा आप लोग, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आगे कंटिन्यू। अब मैंने ये स्टमक में जो बताया, स्टमक में एसिडिक कंडीशन कहाँ से आई बेटा फिर, है ना। स्टमक में एसिडिक कंडीशन का कैसे क्रिएट होती है, तो वो बताता हूं मैं। सो एसिडिक कंडीशन इन स्टमक, ओके। ये एनसीईआरटी का जो बुक है बेटा, उसका टाइटल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर दिया बेटा, है ना। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नाम का चैप्टर है। सो एसिडिक कंडीशन इन स्टमक, सबके पास एनसीईआरटी की बुक तो होनी ही चाहिए। अब स्टमक में एसिडिक कंडीशन क्रिएट करने के लिए एक ग्लैंड है,
उस ग्लैंड को कहा जाता है बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, गैस्ट्रिक वर्ड अगर आता है बेटा तो समझ लेना वो स्टमक से रिलेटेड है। सो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, स्टमक की जो ग्लैंड होती है, इसमें 3 टाइप की सेल्स होती है बेटा। ओके, तीनों सेल्स कौन सी? फर्स्ट वन इज द म्यूकस, या उसी को ऐसे अल्टरनेटली कहा जाता है बेटा नेक सेल। दूसरी जो सेल है बेटा वो है पेप्टिक या फिर चीप सेल, है ना। और थर्ड वन है ऑक्सिनटेक और पैराइटल सेल। ये हो गया बेटा तीनों सेल्स। अब कौन सी सेल क्या फंक्शन करेगी, है ना। तो म्यूकस और नेक सेल जो है, म्यूकस नेक सेल, दैट म्यूकस नेक सेल सीक्रेट्स व्हाट, दैट इज द म्यूकस। मतलब वो जो फ्लूइड है, स्टिकी फ्लूइड होता है वो म्यूकस। पेप्टिक और चीप सेल भी एक कंपोनेंट सीक्रेट करेगी। ऑक्सिनटिक और पैराइटल सेल भी कुछ सीक्रेट करती है। अब हर एक सेल एक नया केमिकल सीक्रेट करती है। तीनों का रोल मैं आपको बताऊं। अब ये जो म्यूकस है, ये म्यूकस क्या करेगा? अब मान लो यहां पे ये इसोफेगस है अपना, ये स्टमक हो गया बेटा, रफली जे शेप जो होता है ना, स्टमक हो गया। अब इस स्टमक में फूड का जब डाइजेशन होगा तो वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहने वाला बेटा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब ये तो एसिड है, कंटिन्यूअस एसिड की रिएक्शन अगर वॉल के साथ होती है तो स्टमक वॉल डैमेज भी हो सकती है, बराबर कि नहीं। तो उस केस में क्या होगा, वहां पे ये जो म्यूकस है, अभी ये म्यूकस क्या करता है देखो बेटा। अब ये रेड कलर में मैं म्यूकस वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं देखो। तो ब्लू कलर वाला स्टमक का वॉल था, अब म्यूकस उसको कोट कर रहा है बेटा, देखो कवर कर रहा है। ये रेड कलर वाला पूरा म्यूकस है बेटा, ये पूरा म्यूकस है। तो ये म्यूकस ने उसको पूरा कवर कर लिया। इसका मतलब ये म्यूकस क्या कर रहा है बेटा, स्टमक की वॉल को एचसीएल की एक्शन से प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, म्यूकस इट प्रोटेक्ट्स द stomach wall, protects the stomach wall from the action of HCl। ठीक है बेटा, HCl की एक्शन से स्टमक की वॉल को वो प्रोटेक्ट करेगी। ये म्यूकस का रोल हो गया। क्लियर हो गया सबको? चलो आगे। सेकंड जो सेल है वो है पेप्टिक और चीप सेल। तो पेप्टिक और चीप सेल क्या करते हैं? इट सीक्रेट द एंजाइम दैट इज द पेप्सिनोजेन। अभी पिछले स्लाइड में ही तो इसकी रिएक्शन बताया बेटा मैंने, पेप्सिनोजेन। हाँ, ये अभी फिलहाल इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फिर एक्टिव अगर वो हो जाता है तो वो एक्टिव होने के बाद स्टमक में क्या करेगा बेटा, वो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, बराबर है, प्रोटीन का डाइजेशन। और अब रहा लास्ट वाली सेल, ऑक्सिनटिक सेल या पैराइटल सेल। तो ये ऑक्सिनटिक सेल और पैराइटल सेल क्या करते हैं, वो HCl और उसके साथ एक फैक्टर है, इसको अपन कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, वो सीक्रेट। और ये जो HCl है, फिर ये HCl क्या करेगा, ये HCl पहले तो एसिडिक कंडीशन क्रिएट करेगा जिससे कि वो पेप्सिनोजन को एक्टिव करेगा, बराबर है। और दूसरा, यही जो HCl है, ये एसिडिक कंडीशन की वजह से जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उस फूड में अगर कोई पैथोजन है तो उसको वो किल भी करेगा। और दूसरा, ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये वहां पे क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, दैट इज द विटामिन B12। तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड। तीनों सेल्स के फंक्शन समझ में आ गए? रिप्लाई करो सब लोग फटाफट। ओके, चलो ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं अभी।
अब डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होगा उसके लिए कौन सी कंडीशन लगेगी बेटा? उसके लिए अल्कलाइन कंडीशन लगेगी, है ना। अल्कलाइन पीएच वहां पे जो बेसिक पीएच मोर देन 7। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जूसेस होते हैं बेटा। एक बाइल जूस जो लीवर से आता है, दूसरा होता है बेटा उसी के साथ जो आता है और एक जूस, कौन सा? दैट इज पैंक्रियाटिक जूस, जो पैंक्रियास से आएगा। ये दोनों जूसेस साथ में आते हैं हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, कल अपन ने डायग्रामेटिकली देखा वो। और इसी के साथ और एक जूस है, उस जूस का नाम क्या है बेटा? दैट इज द इंटेस्टिनल जूस। और इसी इंटेस्टिनल जूस को अल्टरनेटली कहा जाता है सकस इंटेरिकस। क्या नाम दे दिया बेटा? सकस इंटेरिकस। तो क्या करेंगे ये जूसेस अभी? उसमें से ये जो बाइल जूस है और जो पैंक्रियाटिक जूस है, इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ बाइकार्बोनेट्स और कुछ साल्ट्स वहां पे रहेंगे बेटा। और ये बाइकार्बोनेट्स और साल्ट जो है ये वहां पे अल्कलाइन कंडीशन क्रिएट करेंगे, है ना। अल्कलाइन कंडीशन क्रिएट करेंगे तो जिससे कि डाइजेशन प्रोसेस वहां पे स्मूथली कंडक्ट होगी। दूसरा, ये जो पैंक्रियाटिक जूस है, इस पैंक्रियाटिक जूस के थ्रू वहां पे रिलीज होते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स है वो एंजाइम्स मैं अभी बताऊंगा अगली स्लाइड में। सिमिलरली ये जो इंटेस्टिनल जूस है, इंटेस्टिनल जूस में से भी वहां से रिलीज होंगे कुछ डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है ना। तो दोनों डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेंगे। लेकिन अब ये टोटल 3 जूसेस है, 3 जूसेस में से जो पहला जूस है बेटा बाइल जूस, ये किसी तरह का एंजाइम सीक्रेट नहीं करेगा। तो फिर सवाल ये है बेटा, इस बाइल जूस के अंदर क्या होगा? व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड दैट बाइल जूस? तो उस बाइल जूस के अंदर रहेगा बेटा बाइल साल्ट, प्लस वहां पे प्रेजेंट है कोलेस्टेरॉल, ठीक है, कोलेस्टेरॉल एंड बाइल पिगमेंट्स, ठीक है, बाइल पिगमेंट्स, बट नो एंजाइम्स। किसी तरह का एंजाइम बाइल जूस में नहीं है, एक भी एंजाइम बाइल जूस में नहीं होता बेटा। जूसेस सिर्फ मतलब पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस में सिर्फ एंजाइम्स रहेंगे। तो फिर ये बाइल जूस क्या करता है? कल लोग बताया मैंने आपको, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट्स का सॉफ्टनिंग वो करेगा। अब इसमें ये बाइल पिगमेंट्स कहां से आता है? Bile pigments are formed by the or produced by what? That is the breakdown of, किसके ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होगा बेटा ये? By the breakdown of हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पता है बेटा सबको, हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी प्रोटीन जो प्रेजेंट रहेगा अपने आरबीसी में, ठीक है ना। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है बेटा 120 डेज। अगर आरबीसी आज अपने बॉडी में प्रोड्यूस होती है तो अगले 120 डेज तक वो फंक्शन करेगी। तो 120 डेज के बाद क्या होगा बेटा? वो आरबीसी नॉन फंक्शनल हो जाएगी, है ना। तो वो जो नॉन फंक्शनल आरबीसी है, मतलब उसका डिग्रेडेशन होना बहुत जरूरी है। तो उसका जो डिग्रेडेशन है, वो डिग्रेडेशन हुआ, आरबीसी का डिग्रेडेशन हुआ, मतलब बेटा हीमोग्लोबिन डिग्रेड हो गया। अब हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से जो प्रोटीन, जो पिगमेंट बनते हैं उसको अपन कहते हैं बाइल पिगमेंट। तो इस बाइल पिगमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स है, 2 एग्जाम्पल्स है उसके। फर्स्ट वन इज बिलिरुबिन एंड सेकेंड वन इज बिलिविरिडिन। बिलिरुबिन एंड बिलिविरिडिन। और यही जो बिलिरुबिन और बिलिविरिडिन है, ये अनडाइजेस्टेड फूड के साथ रिलीज होते हैं बेटा। और अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जिसको अपन कहते हैं फीकस। और यहाँ पे ये जो है दोनों, दे गिव्स येलो कलर टू द फीटस, है ना।
that ficus, yellow color to ficus. So that is the condition. तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो तीनों जूसेस है, तीनों जूसेस का रोल समझ में आ गया बेटा? बोलो बोलो। Yes, sir. ओके, अब आगे एग्जैक्टली रिएक्शंस कहां पे कौन सी रिएक्शन होती है, सब रिएक्शन आपको मैं बताता हूं। सो रिएक्शंस में भी अपन दो ग्रुप करेंगे बेटा। जो इनिशियल डाइजेशन होगा वो इसके थ्रू होता है बेटा, इसके थ्रू, पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स के थ्रू, और बाद में जो रिएक्शंस होंगी वो इंटेस्टिनल जूस। सो उसमें भी सबसे पहला पार्ट डाइजेशन बाय पैंक्रियाटिक जूस। तो अभी पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स है, उनके थ्रू कौन सा डाइजेशन क्या होगा देखो बेटा। सबसे पहले तो अभी पहली रिएक्शन क्या है, माउथ में किसका डाइजेशन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन, बताओ। माउथ में किसका डाइजेशन हुआ था बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का, मतलब स्टार्च का डाइजेशन हुआ था। और उसमें भी मैंने आपको बताया कि 30% कार्बोहाइड्रेट का, मतलब 30% स्टार्च का सिर्फ डाइजेशन होगा। अब रिमेनिंग जो 70% ऑफ स्टार्च है, इसका डाइजेशन अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अराउंड होने वाला, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो सिमिलरली वही रिएक्शन देखो बेटा, स्टार्च विच इज वन ऑफ द पॉलीसैकेराइड, ठीक है, ये एक पॉलीसैकेराइड है बेटा, और इस स्टार्च का कन्वर्जन, बस वही रिएक्शन होगी, स्टार्च का कन्वर्जन किसमें होगा, दैट इज माल्टोज। तो ये माल्टोज क्या है बेटा, माल्टोज इज द डाइसैकेराइड। क्लियर है, वही रिएक्शन हुई, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बस एंजाइम का नाम अलग रहेगा, एंजाइम का नाम अलग रहेगा, क्या रहेगा? सो द नेम ऑफ एंजाइम इज, दैट इज पैंक्रियाटिक अमाइलेज। तो यही अमाइलेज नाम का एंजाइम था बेटा सलाइवा में, लेकिन वो सलाइवा से आया था तो उसको हमने नाम दिया था सलाइवरी अमाइलेज, बस एंजाइम का नाम चेंज हुआ, ठीक है। ये हो गया बेटा कार्बोहाइड्रेट के कंसर्न में। दूसरा प्रोटीन्स, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने स्टमक में एक, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम है बेटा, उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिनोजेन। देखो बेटा, इसके लास्ट में भी जीएन आ गया, समझ लेना कि वो एंजाइम क्या है, इनएक्टिव है। अब इस ट्रिप्सिनोजेन का कन्वर्जन किसमें हुआ, ट्रिप्सिन में हुआ। तो सवाल ये आता है कि ये ट्रिप्सिनोजेन नाम का जो एंजाइम है, जो इनएक्टिव था वो एक्टिव हो गया। अब इसको एक्टिव कौन कर रहा है बेटा, इसको एक्टिव करने के लिए एक एंजाइम लगता है, वो एंजाइम है एंटेरोकाइनेज। और ये एंटेरोकाइनेज जो है बेटा, ये एंजाइम प्रेजेंट होगा कहां पे, ये इंटेस्टिनल जूस का एंजाइम। देखो बेटा, है तो ये इंटेस्टिनल जूस का एंजाइम, लेकिन पैंक्रियाटिक एंजाइम को वो एक्टिवेट कर रहा है। हाँ, ये थोड़ा ध्यान से समझ लेना पूरा, ठीक है। अब ट्रिप्सिन तो एक्टिवेट हो गया, अब ट्रिप्सिन क्या करेगा बेटा, उसके पार्टनर को एक्टिव करेगा। मतलब ट्रिप्सिन का पार्टनर कौन है, और एक एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, और वो भी इनएक्टिव फॉर्म में है, और उस एंजाइम का नाम है, दैट इज द काइमोट्रिप्सिनोजेन, ठीक है बेटा, काइमोट्रिप्सिनोजेन। तो ये भी जीएन आ गया, मतलब ये भी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में ही है। अब इस काइमोट्रिप्सिनोजेन का कन्वर्जन हो गया काइमोट्रिप्सिन में। काइमोट्रिप्सिनोजेन क्या हो गया बेटा, काइमोट्रिप्सिन हो गया। तो फिर इसको एक्टिव किसने किया, इसको एक्टिव किया बेटा ट्रिप्सिन ने। एरो पे में जो वो एंजाइम लिख रहा हूं बेटा, वो एंजाइम वो रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। अब काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों एक्टिवेट हो गए। अब ये दोनों एक्टिवेट होने के बाद क्या करते थे, अगली रिएक्शन, तो जो भी फूड हमने कंज्यूम किया, उस फूड में जो भी प्रोटीन था या फिर
स्टमक में कुछ प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होके वहां पे क्या हो गया था बेटा, पेप्टोन्स और प्रोटियोज बन गए थे, बराबर कि नहीं। तो ये सबका कन्वर्जन अब किस में होगा, ऑल ऑफ देम गेट कन्वर्टेड इनटू डाइपेप्टाइड्स। तो डाइपेप्टाइड्स मतलब देखो बेटा, डाई मींस टू, दो अमीनो एसिड्स के यूनिट बन गए। तो ये पॉली मतलब प्रोटीन्स जो पॉलीपेप्टाइड्स थे उनका कन्वर्जन डाइपेप्टाइड में हो गया। तो ये रिएक्शन करने के लिए एंजाइम्स कौन से बेटा, इसके लिए एंजाइम्स वही। अरे टेक माइक म्यूट कर। Okay, so protein, peptones और proteose get converted into dipeptides और इसमें एंजाइम्स है जैसे कि पेप्सिन, सॉरी पेप्सिन स्टमक में रहेगा, ट्रिप्सिन रहेगा इधर, एंजाइम रहेगा बेटा ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन ने जिसको एक्टिवेट किया था काइमोट्रिप्सिन, और इसी के साथ एंजाइम होता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ठीक है बेटा, ये तीनों एंजाइम्स। सो डाइपेप्टाइड्स वहां पे फॉर्म किया। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन में स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, सेकंड और थर्ड रिएक्शन में प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स एक्टिवेट हुए, फोर्थ रिएक्शन में प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। अब बचा बेटा लिपिड्स। हाँ देखो, सो जो लिपिड्स है, इट्स लिपिड्स का कन्वर्जन हुआ किसमें, लिपिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड। ट्राई मतलब 3 फैटी एसिड्स का यूनिट है, या फिर कई बार डाइग्लिसराइड भी होता है। तो लिपिड्स को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम लगेगा बेटा वो है लाइपेज। सो मतलब देखो बेटा, अभी स्टेप नंबर मतलब जितने रेड कलर में मैंने निकाले ना, मतलब ये फर्स्ट, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और ये फिफ्थ स्टेप वाला, ये सभी स्टेप्स के जो एंजाइम्स है ये पैंक्रेटिक जूस से आ रहा है। हाँ, उसके बाद लास्ट रिएक्शन उसमें ये है, जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें अगर कोई न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए कोई भी हो सकता है बेटा, तो न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन करने वाला जो एंजाइम है वो है न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन करेगा। न्यूक्लिक एसिड का अगर ब्रेकडाउन हो गया तो क्या बनेगा बेटा, उसका बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड, और आगे जाके ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड का ब्रेकडाउन होगा, उसके ब्रेकडाउन के लिए एक एंजाइम है न्यूक्लियोटाइडेज, और न्यूक्लियोटाइडेज ने अगर उसको ब्रेकडाउन कर दिया तो वहां पे क्या फॉर्म हो गया बेटा, न्यूक्लियोसाइड फॉर्म हो गया। कंसेप्ट क्लियर, न्यूक्लियोसाइड। अब इसका आगे क्या होगा वो बताता हूं मैं। ये जितने भी रिएक्शंस मैंने आपको बताए ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होने वाले बेटा, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन से जूस की वजह से हुए ये रिएक्शन, पैंक्रियाटिक जूस के। अब पैंक्रियाटिक जूस के एक्शन होने के बाद साइमल्टेनियसली वहां पे इंटेस्टिनल जूस की एंजाइम्स रहेंगे और उनकी एक्शन क्या होगी देखो फिर। तो दैट इज द डाइजेशन बाय इंटेस्टिनल जूस। सो इंटेस्टिनल जूस में कौन कौन से एंजाइम्स है वो देखते हैं। तो उसमें सबसे अभी पिछली जो रिएक्शन है वही कंटिन्यू करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था बेटा, माल्टोस बन गया था, है ना। माल्टोस का आगे क्या होगा देखो फिर। तो माल्टोस जिसको हमने कहा था बेटा डाइसैकेराइड, बराबर है, माल्टोस इज द डाइसैकेराइड। तो इस माल्टोस का डाइजेशन वहां पे होगा। तो माल्टोस के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स लगेंगे वो एंजाइम्स कहां से आएंगे बेटा, इंटेस्टिनल जूस वाले। हाँ, तो माल्टोस का इंटेस्टिनल जूस के एक भी एंजाइम को लर्न करने की जरूरत नहीं है बेटा, वो किसको डाइजेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से उसको नाम दिया गया माल्टोज। तो माल्टेज को डाइजेस्ट मतलब माल्टेज लास्ट में एएसी आ गया, मतलब वो एंजाइम है, तो वो किसको डाइजेस्ट करेगा बेटा, माल्टोज को। तो माल्टेज माल्टोज को डाइजेस्ट कर देगा, तो फिर उसके बाद क्या बनेगा बेटा, वहां पे 2 शुगर सेपरेट हो गए। देखो माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 शुगर्स और वो दोनों शुगर सेपरेट हो गई, कौन सी, दैट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दोनों शुगर सेपरेट हो गई। ठीक है, अब सेकंड रिएक्शन,
ये डाइसैकेराइड कौन सा बनेगा वो तो डिपेंड करता है बेटा कि किस टाइप का फूड हम लोगों ने कंज्यूम किया है। अगर हमने मिल्क या मिल्क डेरिवेटिव्स ईट किए हैं तो उसमें जो डाइसैकेराइड बनती है वो रहेगी बेटा लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज। तो इस लैक्टोज का ब्रेकडाउन करने वाला एंजाइम है लैक्टेज। तो लैक्टेज क्या करेगा बेटा, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके दो शुगर्स रिलीज करेगा। दो शुगर्स कौन सी, एक है ग्लूकोज और दूसरी रहेगी गैलेक्टोज। ये ध्यान में रखना बेटा, सभी मोनोसैकेराइड कौन से शुगर्स किस शुगर में दो लिंक्ड है। और उसके बाद अगर हमने फ्रूट्स ईट किया या फिर शुगर केन जूस जो होता है उसमें कौन सी शुगर है बेटा, सुक्रोज। तो सुक्रोज को ब्रेक करने वाला एंजाइम है सुक्रेज, सिंपल है। हाँ, इसी सुक्रेज का अल्टरनेट नेम है that sucrase is alternately called as a invertase। तो ये सुक्रेज क्या करेगा बेटा, देखो अभी ये सुक्रोज को दो शुगर्स में सेपरेट कर देगा, दैट इज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो अभी इंटेस्टिनल जूस के अंदर मैंने 3 रिएक्शंस निकाली बेटा, तीनों रिएक्शंस में कॉमन क्या मिल रहा है बेटा आपको, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया बेटा, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या लिपिड का, बताओ। ग्लूकोज, प्रोटीन। नो 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 नो, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म होता है बेटा अमीनो एसिड। ग्लूकोज जो है इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब चलो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन खत्म हो गया, ठीक है ना। अब कार्बोहाइड्रेट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं बेटा। आगे प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि पिछली स्टेप में देखो, पिछली स्टेप में प्रोटीन्स का डाइजेशन किस में हुआ था बेटा, डाइपेप्टाइड्स बने थे कि नहीं। अब आगे क्या होगा देखो, वही रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे। तो डाइपेप्टाइड्स, सब मोनोसैकेराइड बेटा वो, विपुल यहाँ पे देखो ये जो पिछली रिएक्शंस मैंने निकाली ना, तो ये प्रोडक्ट साइड में जितने भी दिख रहे हैं आपको ये सब की सब मोनोसैकेराइड है। आगे तो डाइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स डाई मींस 2 अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड। तो 2 अमीनो एसिड्स एक दूसरे को लिंक्ड है, तो वो जो लिंक्ड अमीनो एसिड्स है इनको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम लगता है बेटा, एंजाइम लगेगा वहां पे, देखो कौन सा, डाइपेप्टिडेज। जैसे कि पिछली रिएक्शंस में भी देखा बेटा, माल्टोज को ब्रेक करने वाला माल्टेज, लैक्टोज को ब्रेक करने वाला लैक्टेज, सुक्रोज को ब्रेक करने वाला सुक्रेज है ना। सिमिलरली डाइपेप्टाइड्स को ब्रेक करने वाला डाइपेप्टिडेज। डाइपेप्टिडेज क्या करेगा, अब वो डाइपेप्टाइड का ब्रेक डाउन करके वहां पे रिलीज करेगा बेटा अमीनो एसिड्स। तो इसका मतलब अब ये जो अमीनो एसिड्स है, ये अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। पिछली रिएक्शंस में क्या क्या निकाला अपन ने, ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म था बेटा, अब इस रिएक्शन में फॉर्म हो गया अमीनो एसिड जो प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, बराबर कि नहीं। सब पूरा फॉर्म प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब इसके बाद आगे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तो खत्म हो गए बे, अब लिपिड्स की तरफ चलते हैं। पिछली कुछ रिएक्शंस में लिपिड्स का कन्वर्जन ट्राइग्लिसराइड या डाइग्लिसराइड में हुआ था। आगे क्या होगा देखो, ट्राई या फिर डाई, ट्राई का मतलब होता है बेटा 3, डाई मींस 2, तो वो क्या है, फैटी एसिड से। सो ट्राइग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड्स जो है इनका कन्वर्जन होगा किसमें, दे गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल एंड इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स। अब ये लिपिड्स का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया बेटा। देखो तीनों मेन एनर्जी के जो सोर्स थे तीनों अब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म, प्रोटीन से अमीनो एसिड सिंपलेस्ट फॉर्म, और लिपिड्स का फैटी एसिड ग्लिसरॉल। इसके अलावा कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी थे। इंटेस्टिनल जूस के थ्रू न्यूक्लिक एसिड का कन्वर्जन किस में हो चुका था बेटा, न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड का क्या होगा, सो न्यूक्लियोसाइड्स, तो न्यूक्लियोसाइड्स को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम रहेगा बेटा न्यूक्लियोसाइडेज। तो वो वहां पे रिलीज करेगा सिंपल शुगर और नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस क्या होता है ये आपको बायोमोलिक्यूल में समझ में आएगा अगले चैप्टर में। तो ये सिंपल फॉर्म हो गया।
अब इसका मतलब ये पूरा जो फूड है इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड, और यही जो सिंपलेस्ट फूड है, इसी सिंपलेस्ट फूड का आगे जाके क्या होगा, उसका वहां पे एब्जॉर्प्शन होगा। सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इवेंट्स मैंने बताए, समझ में आ गया सबको? अरे रिप्लाई करो सब लोग, 2-4 ही लोग रिप्लाई कर रहे हैं बस। चलो आगे प्रोसीड करते हैं फिर। अभी अब ये जो सिंपलेस्ट फूड है, इसका आगे क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का पार्ट हमें डिस्कस करना ही है, लेकिन उसके पहले, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में थोड़ा रेफरेंस अभी हमें आएगा बेटा, किसका, दैट इज द टीएस, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। किसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेना है बेटा, दैट इज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो मतलब पूरा माउथ से लेकर एनस तक जितने भी पार्ट है, किसी भी पार्ट का अगर हम सेक्शन ले, तो उस सेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, तो उसमें यहाँ पे ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है बेटा, ये वाला, ये सेरोसा है। बताता हूँ किसका क्या रोल है। अब इसमें देखो बेटा, ये ए वाला और ये वाला, ये दोनों जो लेयर है ना, ये दोनों मिला के इसको कहा जाता है मस्कुलैरिस। बताता हूँ, हर एक का रोल भी मैं बताऊं। मस्कुलैरिस उसको मैंने नाम दिया। अब उसके बाद इसके अंदर और एक लेयर है, ये वाला थर्ड लेयर। तो इस थर्ड लेयर को मैंने नाम दे दिया बेटा सब म्यूकोसा। और फिर सबसे इनर मोस्ट म्यूकोसा, सबसे अंदर जो लेयर है बेटा, यहां पे इस लेयर को अपन क्या कहेंगे बेटा, ये होगा म्यूकोसा। अब ये चारों जो लेयर्स है, आउटर टू इनर साइड, पूरा सीक्वेंस इनका ध्यान में रखो। अब किसका क्या रोल है वो मैं बताता हूँ। सेरोसा जो कि एक आउटर मोस्ट लेयर है बेटा, आउटर मोस्ट लेयर जो लाइनिंग में है, तो सिंपल उसमें एपिथेलियल टिश्यूज होती है प्रोटेक्शन के लिए। ओके, तो उस एपिथेलियल टिश्यूज का नाम आपको पूछा जाएगा, और उसका नाम है बेटा मेसोथेलियम, जस्ट फॉर व्हाट, प्रोटेक्शन पर्पस, मेसोथेलियम। देन सेकंड जो लेयर है वो है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में भी दो लेयर है बेटा। मस्कुलरिस है मतलब उसमें मसल्स है ना, सो इट हैज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, मसल्स। तो ये मसल्स किस पर्पस के लिए रहेंगे बेटा, दिस मसल्स जनरली हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस। जैसे कि इसके पहले मैंने बताया था आपको, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ
मसल्स मतलब पेरिस्टालसिस। तो ये जो पेरिस्टालसिस प्रोसेस है, ये पेरिस्टालसिस प्रोसेस के लिए क्या लगता है बेटा? मसल्स। और इसी पेरिस्टालसिस के थ्रू फूड आगे पास होगा। उसके बाद जो है बेटा म्यूकोसा, सब म्यूकोसा है। तो ये सब म्यूकोसा में क्या है? हर एक बॉडी पार्ट को ब्रेन कंट्रोल करेगा। तो ब्रेन कंट्रोल करेगा मतलब वहां पे ब्रेन की ब्रांचेस तो होनी चाहिए कि नहीं, न्यूरॉन्स। सो इट हैज अ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नर्व्स। सेकंड, इट हैज अ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ब्लड वेसल्स। ठीक है, अलग अलग ब्लड वेसल्स वहां पे प्रेजेंट है। अलोंग विद दैट इट आल्सो हैज अ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट लिम्फ वेसल्स। उसमें कुछ लिम्फ वेसल्स भी रहेंगे। अब ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स क्या करेंगे? वो एब्जॉर्प्शन में आएगा। और उसके बाद बेटा म्यूकोसा, जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है। तो ये जो म्यूकोसा है, इसका क्या काम है? दिस म्यूकोसा शोज डिफरेंट मॉडिफिकेशंस। इस म्यूकोसा में क्या होता है बेटा? अलग अलग टाइप के मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो ये मॉडिफिकेशंस कैसे होते हैं? उन मॉडिफिकेशंस को अलग अलग नाम दिया गया। These modifications are called as a villi और rugae। देखो बेटा, दो कंसेप्ट यूज किए मैंने, विलाय और रुगी। तो ये विलाय और रुगी क्या है? आगे बढ़ते हैं। विलाय, कई बार इसको अल्टरनेटली माइक्रोविलाय भी कहा जाता है, माइक्रोविलाय और रुगी। सो ये क्या है? मॉडिफिकेशंस है। These villi are present in small intestine, while rugae are the foldings which are present in our, कहां पे प्रेजेंट है बेटा? वो स्टमक। सो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में जो विलाय या फिर जो रुगे है, इन दोनों का काम एक ही है बेटा। व्हाट? बोथ ऑफ देम increases the what? Surface area for absorption. Okay, for absorption of food. फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए वो सरफेस एरिया क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करेगा। क्योंकि देखो इसका बेनिफिट क्या होगा? मान लो यहाँ पे ये एक नॉर्मल सेल है और उसके एडजेसेंट ये दूसरी सेल है बेटा, जहां पे माइक्रोविलाय है। ठीक है, ये देखो, अब ये नॉर्मल सेल है सपोज, इसमें देखो बेटा सरफेस एरिया एकदम कम था, तो 3 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गए। उसके बाजू में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये क्या है? विलाय है। तो इस विलाय के अंदर ये देखो बेटा फोल्डिंग है सब। अब ये फोल्डिंग्स होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया, बराबर कि नहीं? अब सरफेस एरिया बढ़ गया, इसका मतलब मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये समझ में आ गया बेटा सबको? बोलो फटाफट, यस और नो। ठीक है। सो अब फूड का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कैसे होगा, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है, सो अभी रुकते हैं यहाँ पे। बाय सब।